बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और जिन मौज़ूआत पे बात करनी पड़ती है, यकीन कीजिए कि ज़िंदगी में मैंने कभी सोचा भी नहीं था या गुमान भी नहीं था। बदगुमानी तो छोड़ दें, पता नहीं, बदगुमानी भी नहीं थी, गुमान या बदगुमानी कुछ भी नहीं था कि इस तरह की बातें जो है वो माशरे का हिस्सा बन सकती हैं। मैं उन लोगों को जानता हूँ जो कि ज़माने के सबसे बदनाम लोग होते थे और वो अपने महल्ले की रखवाली किया करते, जिनको कि महल्ले में चाहते थे कि ये बदमाश लोग हैं। लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना था, सवाए इसके कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान में ये सुनने में अब आ रहा है कि बहन हो, बेटी हो, माँ हो, चाहे बाप हो, जो भी महरम रिश्ता इसके रास्ते में आ जाता है ना, कि इसकी शादी की में रुकावट पैदा हो जाए। बहन, अगर भाई आ गया रिश्ते में, भाई मार गया, बहन रिश्ते में आ गई, बहन मार दी, माँ रिश्ते में आ गई, माँ मार दी, बाप रिश्ते में आ गया, बाप मार दिया, बाप के रास्ते में कोई बेटा आ गया, उसने बेटे को मार दिया। मेरी समझ से बाहर है कि एक ऐसा मुल्क जो रियासत इस्लामी है, मैं रियासत मदीना कहते हुए ना, अब मेरा थोड़ा सा ना मुझे गिल्ट होने लग जाता है कि मैं शायद ये ज़्यादा बात कह जाता हूँ। एक इस्लामी रियासत के अंदर जिबिल्लत इतनी हावी है, या दूसरी सूरत ही हो सकती है कि हमारे यहाँ नका इतना मुश्किल हमारे इल्मी तबके ने, मैं उलमा की बात नहीं कर रहा, इल्मी तबके ने कर दिया कि अब लोगों को कत्ल करना पड़ता है अपनी शादी कराने के लिए। बहन भाई को कत्ल कर सकती है सिर्फ इसलिए कि वो शादी के अगेंस्ट है। भाई भाई को जहर दे सकता है कि ये बहन की शादी नहीं होने दे सकता। या तो कोई खूनी रिश्ते में खराबी है, मैं नहीं समझ सकता, लेकिन मैं इस बात पे यकीन रखता हूं कि हमारे रिस्क में अगर हलाल शामिल होता तो शायद इतना जवाल ना आता। आज हमारे साथ इंतहाई मोहतरम CPO साहब गुजरांवाला के होंगे, उमर सलामत साहब, उनसे भी बात करेंगे। अलामा सैदुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ फरहाना आपा कराची से हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर फरहाना हमारे साथ होंगी और मोहसिन खालिद हमारे रिपोर्टर जो हैं, उनसे पहले बात शुरू करते हैं। मोहसिन, बहुत शुक्रिया। मोहसिन, थोड़ी सी सैको सबाक के साथ इस बात की तफसील बताना, ये भी बताना कि ये खातून जो है, मुजरमा जो है, मुलजमा जो है, मुजरमा भी कहूँगा तो पकड़ा जाऊँगा, ये कौन है, कितनी तालीम है और अब इसके हालात जो हैं वो क्या है, और इस सारे केस का मुद्दई कौन है? जी बिल्कुल बिलाल साहब, ये बहुत ही दर्दनाक वाकया है जो ड्रामाई अंदाज में जो है एक नौजवान को कत्ल किया गया है। एक लड़की है आसमा, तकरीबन इसकी उम्र है 22 से 23 साल। अच्छा। और वो इकराम नामी उसका एक दोस्त है जिससे वो शादी करना चाहती थी, और जो लेकिन इसका भाई है जिसको कत्ल किया गया है बिशारत, वो इस शादी से जो है वो राजी नहीं था, जिसकी वजह से सारा इन्होंने ये ड्रामा किया उसको कत्ल करने का। और ये कोई ऐसा वाकया नहीं है जिसे कहा जाए कि भाई बहुत जल्दबाजी में जज्बाती फैसला कर लिया और फिर बाद में बंदा पछता। ये 3 अटेम्प्ट्स हुई हैं जिसमें उसको कत्ल किया गया है। पहले वाकया जो है 2 अक्टूबर को हुआ। ये आसमा और इकराम ने एक शूटर को हायर किया, तनवीर नामी शूटर को, जिससे इस पे फायरिंग करवाई गई। तहम वो खुद जो है बिशारत उसमें महफूज रहा और खुशकिस्मती से उसको कोई गोली ना लगी। जबकि इन्होंने दोबारा से प्लान किया कि एक दफा अगर ये इसका भाई बच गया है तो दोबारा इसको जो है वो मरवाया जाए। तो 15 अक्टूबर को दोबारा इस पे हमला करवाया गया बिशारत पे, और फायरिंग के नतीजे में इसको 2 फायर लगे। तहम वो जिंदगी तो उसकी बच गई, तो उसे वहां पे सिविल अस्पताल गुजरांवाला मुंतकिल किया गया, उसका इलाज मुआवजा जारी था। जब इनको ये पता चला दोनों को, आसमा और इकराम को, कि अब ये तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स बता रहे हैं कि 2 से 3 दिन में अब ये सेहतयाब होकर घर आ जाएगा। तो इन्होंने एक नया प्लान किया, और नया प्लान ये था, इकराम क्योंकि एक स्टील के कारखाने में काम करता था, वहां पे उसको नीला थोथा जो है वो दस्तयाब था, तो इन्होंने प्लान किया क्यों ना इसके रात को हॉस्पिटल के अंदर ही इसको जहर दे के, इसको इंजेक्शन दे के जो है मार दिया जाए। लेकिन ना आसमा को इंजेक्शन लगाना आता था ना इकराम को। तो आसमा ने जो उसका छोटा भाई है मुदस्सर, उसको अपने साथ मिलाया और उसको साथ अपने मिला के उसको इस चीज पे जो है राजी किया कि वो इसके हिस्से की जायदाद भी मुदस्सर को ही दिलवाएगी, लिहाजा हम सब मिलके इस बिशारत को जो है सोते में ही मार देते हैं इंजेक्शन लगा के। तो उसके बाद इन्होंने इंजेक्शन का अरेंज किया। ये रात को अयादत के लिए बिशारत की वहां पे बहन भाई मौजूद थे। इस दौरान जब बिशारत सो गया और जो वहां पे वार्ड का अमला था रात के 2-3 बजे, वो भी जो है थोड़ा सा वहां से हटा, तो इन्होंने
उसकी ड्रिप में उस इंजेक्शन को जो है वो लगा दिया, जिसके नतीजे में उसकी डेथ हो गई। सुबह डॉक्टर्स आए, डॉक्टर परेशान हो गए कि ये बंदा बिल्कुल ठीक था, इसकी मौत कैसे हो गई। तो उसके बाद जो है वो पुलिस को भी इस मामले में बड़ी तशवीर जो है वो उनको अंदाजा हुआ कि कुछ ना कुछ दाल में जो है वो काला जरूर है। तो उसके बाद इस बशारत को जो है घर मुंतकिल किया गया, इसकी जो है तदफीन का सिलसिला शुरू किया गया। तो अचानक से जो आसमा थी उसने ये कहना शुरू कर दिया, जो मुल्ज़मा थी, जो मास्टरमाइंड भी है, कि हम किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करना चाहते। जिस पर पुलिस को फिर शक हुआ तो पुलिस ने इनको इंटेरोगेट किया, और जब इंटेरोगेट किया तो एक एक करके सब मुल्ज़मान जो है उन्होंने इतराफ़े जुर्म कर दिया। और इस वक्त जो है आसमा, इकराम, उसका छोटा भाई मुद्दसर और शूटर तनवीर। ये बताइए कि आसमा के वालिदैन हयात हैं? जी बिल्कुल, उसके वालिदैन उनके हयात हैं, और वाकया का मुकदमा जो है वो अहले हाना की मुद्दत में किया गया था। नामालूम अफराद के खिलाफ जो है वो दर्ज किया गया था पहले, लेकिन अब चूंकि एक नया मोड़ आ गया कहानी में, तो अब दोबारा से इन लोगों को नामजद जो है वो कर दिया गया है, और पुलिस की कार्रवाई जो है वो भी जारी है। दूसरा आपने सवाल बिलाल साहब किया था, आसमा जो है वो मैट्रिक पास एक लड़की है, और वो इकराम से शादी करना चाहती थी। तकरीबन 2 से 3 साल से इनके आपस में रिलेशंस थे, ये दोनों एक दूसरे से मिलते थे। इस मामले में जो हमें पता चला है इनके जो है इलाका से, तो वो ये था कि भरत ने 1-2 दफा आसमा को डांटा। उसे जब पता चला कि इसके इस तरह से रिलेशंस हैं, वो इनके घर आता है इकराम, तो वहां इनकी 2 से 3 दफा लड़ाई भी जो है हुई थी, जिसके बाद ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। आसमा ने अपने बाकी घर वालों को तो शादी के लिए मना लिया था, लेकिन जो मकतूल था बशारत, वो वजिद था, वो इस शादी के लिए राजी नहीं था, जिसकी वजह से सारा इन्होंने प्लान किया, और बहुत ही दर्दनाक तरीके से 3 अटेम्प्ट करके जो है इस बशारत को। आसमा ने मैट्रिक कर लिया या नहीं अभी? मोहसिन, मैट्रिक पास है आसमा, 22 साल की है। जी 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 बिल्कुल जी, इसकी तालीम जो है वो मैट्रिक है, और अब वो अभी जो आजकल वो अपने घर में ही होती है, और वो इसका बस यही था कि इस भाई के साथ उसका सिर्फ यही प्रॉब्लम था। ये बताइए कि अब ये मुकदमा जो है ये कहाँ, ये अदालत के अंदर तो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन क्या ये लड़की थाने में है या जेल हो चुकी है इसको? जी, जो लड़की है उसे जुडिशियल कर दिया गया है, जबकि जो बाकी रिमांड है वो जो जिस्मानी रिमांड पे जो है पुलिस की तहवील में है, और इस वक्त उनसे जो है वो इंटेरोगेशन की जा रही है। अल्लाह कत्ल बीन से बरामद कर लिया गया है। वो इंजेक्शन जो इन्होंने यूज किया था, उसको जहर दिया था, वो भी जो है वो बरामद हो चुका है। और जबकि जो शूटर तनवीर था जिसने 2 दफा फायरिंग की है, वो भी पकड़ा गया है, और उससे भी जो है मजीद तहकीकात की जा रही है। और पुलिस का ये भी कहना है कि ये भी देखा जा रहा है कि ये शूटर जो तनवीर है, जिसने पैसे लेके फायरिंग की है बशारत पे 2 दफा, ये पहले भी कि ऐसी किसी वाकयात में मुलव्वस रहा है या नहीं रहा है, तो उसे भी तहकीकात जो है वो की जा रही है। अच्छा, ये बताइए कि ये क्या मुमकिन हो सकता है कि गुजरांवाला जैसे शहर में, चाहे वो डीसी का इलाका हो, कोई लड़का जो है वो लड़की से मिलने उसके घर उसके माँ बाप की या किसी की इंफॉर्मेशन के बगैर आ सकता हो? जी बिल्कुल बिलाल साहब, कहना तो जाहिर है कि ये बहुत ही अजीब सी बात है, लेकिन कहा जो इलाका मकीन है उनका यही कहना था कि इकराम जो है वो आसमा से मिलने के लिए अक्सर औकात आता था, और अक्सर उसे उसकी गली के बाहर भी जो है वो देखा गया, और वो अक्सर एक दूसरे को इशारे करते हुए भी देखे गए, और वो अक्सर इकराम जो है वो आसमा से मिलने के लिए उनके इकराम का पता है इकराम करता क्या है? इकराम क्या करता है? इकराम एक स्टील के कारखाने में जो है वो मुलाजमत करता है, और तकरीबन 5 साल से वो उसी कारखाने में जो है वो मुलाजमत कर रहा है, और वहीं से उसने जो है वो नीला सोता जो जहर था वो उसने अरेंज किया था, अरेंज करके आसमा को दिया, और आसमा ने अपने भाई मुदस्सर के जरिए फिर उसको अपने भाई बशारत को इंजेक्शन देकर। मोहसिन, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं फरहाना आपा को इसमें शामिल करता हूं। डॉक्टर फरहाना, आपने सारी बात सुनी, मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहां बहनें जो कि छोटी भी हो तो माँ की जगह पर होती हैं, बड़ी हो तो वो तो होती माँ की जगह पर है, लेकिन शादी के लिए भाइयों को मरवा देना, ये मतलब मैं क्या सवाल करूं इस पे आपसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है बिलाल भाई कि जब हसद, लालच, हवस, दौलत, ये तमाम चीज़ें इंसान के दिमाग पर हावी हो जाती हैं तो फिर रिश्ते कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं। और वो जो किसी ने कहा था ना कि अगर आपने किसी नौजवान नस्ल को ख़राब करना हो या तबाह करना हो तो फहाशी फैला दें, तो वो तमाम जो आपकी कौम है ना वो बर्बाद हो जाएगी। तो इस वक्त हम उसी चीज़ से गुजर रहे हैं। ऐसी कितनी ही वाक़यात जो हैं वो रोज़ाना देखने में, सुनने में आ रहे होते हैं। रोज़ाना कोई 10 से 11 रेप के केसेस हो रहे होते हैं, लेकिन ये एक मुसलसल अमर है जो हुए चला जा रहा है। कवानीन भी बन गए हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी किसी हद तक हो रही है, किसी हद तक नहीं हो रही है। लेकिन जब इस तरह की एक सिचुएशन बन जाए, जब एक इमरजेंसी की सूरत हाल हो रही हो,
हो और एक केस के बाद दूसरा केस और तीसरा केस रोज़ाना की बुनियादों पर आ रहा हो, तो कवानीन में थोड़ी सी तब्दीली करने की ज़रूरत होती है और उसको फिर फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि मैं ये बात कहूं कि कवानीन में इमरजेंसी लगाएं, या मेरा ये कहना बनता है कि अखलाकियात की इमरजेंसी पाकिस्तान में डिक्लेयर होनी चाहिए। 22 साल की लड़की मैट्रिक पास है, मर मर के उसने मैट्रिक किया, 16-17 साल की उम्र में उसको मैट्रिक कर लेना चाहिए था, लेकिन इतनी शादी जो है वो हावी हो गई। 22 साल की लड़की के पास और कुछ नहीं है करने को कि लड़का मिलने आ रहा है, मां बाप रिएक्ट नहीं कर रहे, इतनी ताकत है उसके पास, और फिर वो भाई को भाई से मरवा भी दे। ये कहीं तो मैंने और आपने इस नस्ल में ये बीज बोया होगा ना, चाहे वो फांसी का हो, चाहे वो टेलीफोन का हो, चाहे वो फिल्मों का, कहीं कुछ तो गलती हुई होगी। ये जो आपने कहा ना सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में कि हलाल और हराम की बात आपने की और दूसरी आपने अखलाकी गिरावट की बात की, ये दोनों चीज़ें बहुत अहम है, लेकिन जब ये दोनों चीज़ें काम नहीं कर रही होती तो फिर कानून को अमल में आना होता है। इसीलिए मैंने कानून की बात की कि जब ये चीज़ें अमल में ना आ रही हों और उनका हमें इजहार ना हो रहा हो इन चीज़ों का, अखलाकी तौर पर तो हम गिरावट का शिकार हो चुके हैं, तो फिर कानून को आगे आना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं कि हम इस मुल्क में रहते हैं, तो वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में दीन के कवानीन भी तो है ना, शरई कवानीन है। पाकिस्तान में फरहाना आपा इस्लामी कवानीन भी लागू नहीं कर सकती हुकूमत वक्त, ऐसा ही है भाई जी। लेकिन हमने सारी जिंदगी फरहाना आपा गौर करें, हमने इमोरल जो है ना वो वेस्ट को डिक्लेयर किया कि वो नंगे हैं, वो गंदे हैं, वो इमोरल हैं, वो फलाना है। मैंने पिछले 10 साल में इतने वाकयात क्राइम में बहनों भाइयों के, माँ बापों के, बापों बेटियों के मैंने नहीं पढ़े इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग में, जितने पाकिस्तान के एक एक शहर में है। तो हमारा जो बीज बोया हुआ है अब वो सिर्फ कानून करेगा, जहां इस्लामी कवानीन नाफिज अगर हो तो एनजीओ हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। फिर ये नहीं होता हुआ नजर आता, कहीं और तब्दीली करनी पड़ेगी डॉक्टर फरहाना। देखिए, बुनियादी तौर पे तो जब हम बात करते हैं ना किरदार बनाने की, तो जाहिर है कि वो एक इदारा जो घर का होता है, जो वालिदैन की जिम्मेदारी होती है, वो अपना किरदार अदा करते हैं जब शख्सियत बना रहे होते हैं बच्चों की। उसके बाद असातिज़ा कराम होते हैं और फिर माशरा होता है। लेकिन ये जिम्मेदारी ना तो वालिदैन पूरी कर रहे हैं, ना असातिज़ा कराम कर रहे हैं, और जो रही सही कसर है, जो माशरे ने बिगाड़ पैदा किया हुआ है, और जो नेट पे ये लोग आजकल चीज़ें देख रहे हैं और उसकी एक्सेस इतनी ज़्यादा हो गई है बच्चों तक कि हर एक के हाथ में मोबाइल है और वो जो चाहता है वो देखता है और फिर जो चाहता है वो कर भी रहा होता है। तो इसको कहीं रोकना होगा। अगर तो कि हमारे माँ बाप या हमारे उस्तादजा क्यों नहीं कर पा रहे तरबियत, हम डरते हैं क्या बच्चों से? अब देखिए, इसकी एक पहली वजह तो ये है कि हम अपने मालो दौलत को इकट्ठा करने में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं कि ना तो अखलाकियात की अहमियत को वालिदैन समझ रहे हैं इस वक्त, ना असातिज़ा कराम समझ रहे हैं। और ज़ाहिर है कि माशरे का तो ये कोई काम नहीं है कि वो बच्चों की तरबियत करें। माशरे में तो हर शख्स एक भाग दौड़ में लगा हुआ है और दौलत इकट्ठी कर रहा है कि मैं ये भी बना लूँ और वो भी बना लूँ, और मामलात इतने पेचीदा और परेशान कुन हो गए हैं कि हर शख्स अपनी परेशानियों में मुब्तला है। अब वो सिस्टम भी नहीं है जो पहले मोहल्ला सिस्टम होता था कि अगर माँ बाप किसी वजह से कोई बात बच्चे को नहीं समझा पाते थे और वो पड़ोसी देखते थे तो उसको अपना बच्चा समझकर बता दिया करते थे, या बच्चा अगर कोई गलती करता था तो। मुझे एक बात बताएं, मैं बड़ी ईमानदारी से बात आपसे पूछ रहा हूं, मैंने कल टमाटर खरीदे 180 रुपए किलो थे, वो मैंने किसी को प्रोटेस्ट करते नहीं देखा। प्याज पता नहीं को 250-300 रुपए का था, किसी को प्रोटेस्ट करते नहीं देखा। लाहौर में MM आलम रोड पे चले जाएं, गुलबर्ग में चले जाएं, फूड स्ट्रीट में चले जाएं, लोग खुशहाल हैं और भरी पड़ी हैं जगह। अनारकली चले जाएं, भरी पड़ी हैं मार्केटें। वो कौन सी ऐसी बदशगुनी है, वो कौन सी ऐसी गुर्बत है जिसमें माशरा इतना परेशान है, रोटी के हाथों मजबूर हो गया। वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसमें भूख से कोविड में कोई नहीं मरा। तो ये माशरा जो है ये गुर्बत की वजह से तो फिर परेशान नहीं है ना। देखिए बिलाल भाई, हम लोग जो बात करते हैं ना कि दीन से दूरी की वजह से ये हो रहा है, दीन की दूरी की वजह से वो हो रहा है, ये हकीकत है। अगर हम एक सिस्टम के अंदर रहे ना जो दीन ने हमें दिया हुआ है, और दीन सबसे पहले हमारी अखलाकी तरबियत करता है, हमें रिश्तों की पहचान बताता है कि ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा बाप है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके बारे में ये कहा है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। आप बताएं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक का एक छोटा सा मैं आपको बात बताती हूँ कि ग़ज़वा हुनैन में हज़रत शैमा आती हैं कैदियों के साथ, जो कि बीबी हलीमा सादिया की बेटी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नॉलेज में आता है कि वो भी कैदियों में
में शामिल हैं, तो आप खुद उठ के जाते हैं उनके पास और कहते हैं कि ये मेरी बहन है, उनके लिए अपनी चादर मुबारक बिछाते हैं, उस पर बिठा के कहते हैं बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो हम तो ये तकद्दुस देख रहे हैं अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो रज़ाई बहन के लिए वो दिखा रहे हैं। अपनी माँ के लिए वो क्या कर रहे हैं कि बीबी हलीमा के लिए वो जब मदीना आ गए तो तब भी उनके बारे में मालूमात करते, उनको तहाइफ भिजवाते, उनकी ज़रूरियात का ख्याल करते। तो हम जब इन चीज़ों से दूर होंगे तभी तो हम इन गलत चीज़ों में पड़ेंगे। मेरा दिल पता क्या चाह रहा है कि मैं आपसे तंजन ये सवाल करूं कि क्या उस जमाने में 8 मार्च की परेड नहीं होती थी? हमने बीज बोया है ना। बेटियां जो है अगर वो दोस्तियां कर रही थी तो हमने कहा था उनका हक है। लफ्ज दोस्ती पे किसी उस्ताद ने आज तक किसी को क्लास से नहीं निकाला। अगर आप निकालेंगे तो आपकी खुद अपनी क्लास हो जाएगी। जब ये बीज बो रहे होते हैं ना मुसैद भाई, तब हम में से किसी को फिक्र नहीं होती। हम कहते हैं आज़ादी इजहार ख्याल होना चाहिए, इजहारी अल्फाज होना चाहिए, मेरे हाथ में माइक आ गया, मैं जो चाहूं बोलूं, लेकिन मेरी आज़ादी के रास्ते में कोई ना आए। तो फिर ये फल खाना जो है फिर ये बनता तो है ना। बिलाल भाई 3 चीजें हैं। एक है किसी का हक छीन लेना, दूसरा है किसी को उसका हक दे देना, तीसरा क्या है? तीसरा हक यह है कि अपना हक भी कुर्बान कर देना। ये एहसान है। दीन इस्लाम ने इसको एहसान से ताबीर किया। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अपने आप पे दूसरे को तरजीह देना। जो बुराइयां इस मुआशरे में हैं, ये तहरीक आप मेंबर से चला सकते हैं। मैं उस तरफ आता हूँ, मैं आता हूँ। बात यह है कि बच्चों की जो तरबियत का मसला है ना सर, ये तो बात की बात है। सबसे पहले तो बच्चों के वालिदैन की तरबियत का मसला है। बच्चों के जो वालिदैन उनकी तरबियत कौन करेगा? बच्चे वालिदैन देखते नहीं है कि हमारे बच्चा, वालिदैन कम मसरूफ होते हैं देखें सर, कम मसरूफ होते हैं। देखें हमारे जो बच्चों के जो वालिदैन वो तो अपने रोजी रोटी के अंदर मसरूफ है, उनको तो पता ही नहीं है रोजी रोटी। उनका जॉब पे जा रहे हैं, मुलाजमत हमेशा से जा रहे हैं, नए जाने लगे। लेकिन सर बात यह है, अगर बच्चे का अपने बाप से लिंक ताल्लुक ही खत्म हो जाए, इसका नौकरी से ताल्लुक नहीं है ना भाई। सर वो देखो सारी जाते हैं नौकरी पे, चेक नहीं कर रहे ना, बच्चे का चेक एंड बैलेंस खत्म। देख नहीं रहे कि बच्चे का ताल्लुक किसके साथ है, बच्चा क्यों नहीं देख रहे? मेरा तो ये सवाल है, क्यों नहीं देख रहे? वजह वो इसलिए कि वो मगन है किस चीज में, कमाने के अंदर वो मसरूफ है। ओ भाई, कमाने के लिए तो आदम की औलाद हमेशा से मसरूफ है। और दूसरी में आपने बात की मिंबरों मेहराब की। बिलाल भाई मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान के अंदर 90% ऐसी मसाजिद हैं, लोग जुमे में खुतबा सुनने के लिए तो आते ही नहीं है, वो उस वक्त आते हैं और उन्होंने वो खुतबा पिछले 6000 साल से 300 दफा सुना होता है। नहीं सर, आखिरी मैं आपको बताऊं, देखिए मैं खतीब हूं, मिंबरों मेहराब से हम भी बात करते हैं। अगर पौन घंटा या 30 मिनट हम बात करते हैं तो जब अजान होने वाली होती है 2 या 3 मिनट होते हैं तो लोग आते हैं। और दूसरी बात, जिन मसाइल में बात होती भी है तो उनमें बात तो सिर्फ इबादत की तहत तक हो रही है, अखलाकियात बताए नहीं जा रहे, मुआशरत नहीं बताई जा रही। मुझे आपको जुमे पे मैं कहता हूं कि आप इसमें खुतबा देना है कि जनाब आदम की औलाद जब से इस दुनिया में कायनात में आई है वो नौकरी कर रही है ना, खेती बाड़ी करती थी या नौकरी करती थी, जो भी करती थी। ये अजाब कैसे आ गया कि जी माँ प्यो नौकरी कर दे? नौकरी तो हमेशा से हो रही है। देखें तो औलाद की तरफ तवज्जो क्यों नहीं है? बिलाल भाई बात यह है कि कोई भी एक जो बुराई होती है ना जी, सिर्फ कोई भी यानी हालात खराब हो जाए, मुआशरा तबाह हो जाए, तो उसमें सिर्फ एक चीज कौन सी चीज है? 3 चीजें बताएं। बात यह है कि ताकि हम ठीक यहाँ पर तरबियत की कमी है। किसकी तरबियत की? बच्चों की, वालिदैन की, कुरान निकाल रहे हैं सर। मैं तो सर कुछ नहीं है, मैं तो उन मिंबरों मेहराब की भी तरबियत की बात कर रहा हूं कि जो सिर्फ और सिर्फ इबादत को बयान करके अखलाकियात को, मामलात को और तमाम चीजों को जो बयान ही नहीं कर रहे। सर मैं तो उसको भी कह रहा हूं, मिंबर है ही नहीं, वहां पे अखलाक क्यों है? भाई बिलाल भाई, अगर अखलाकी तरबियत ना हो तो कम से कम जराइम का खात्मा तब होगा अगर मुल्ज़िमान पकड़े जाएं। यहाँ थानों में क्या हो रहा है, कचहरियों में क्या हो रहा है, यहाँ अदल इंसाफ क्या बिक नहीं रहा, यहाँ पे कवानीन है नहीं, अगर हैं तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जाएं तो जाएं किधर, मेरे पास इसका जवाब नहीं है, वापस आके लेते हैं जवाब इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अखलाक की गिरावट की बात तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन हमारे साथ सीपीओ हैं इस वक्त गुजरांवाला के, उमर सलामा साहब। उमर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत वार्म वेलकम आपको। ये मुकदमा आपके सामने है जिसमें कि 22 साल की लड़की अपनी शादी की वजह से कि भाई खिलाफ है उसको भी मरवाती है और अपने भाई को भी शामिल करती है दूसरे भाई को कत्ल करने के लिए। हजरूर बड़ी ईमानदारी से बताइए कि क्या आप अपनी नौजवानी में इमेजिन कर सकते थे कि ये जराइम भी देखने पड़ेंगे इस माशरे में?
जी बिल्कुल आपने बजा फरमाया जी, ये बड़ा एक काबिल मुजम्मत और इतना भी एक अनथिंकेबल, जिस तरह आपने कहा कि हम ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। और इवन जब ये वाकया, ये जो इंसिडेंट मेरे सामने आया, तो ये पहले तो मुझे ये इस बात पे यकीन ही नहीं हुआ कि किस तरह एक सगी बहन जो है एक भाई को कत्ल करवाने में फिर दूसरे भाई का भी इस्तेमाल करेगी। तो ये बात आपने बिल्कुल बजा फरमाई। ये एक हमारा एक अनफॉर्चुनेटली एक भयानक किस्म का ये क्राइम है या उमर भाई आप मिले होंगे, इस लड़की से मिले होंगे अगर, या उस के भाई से मिले होंगे जिन्होंने पॉइजन दिया, उनका रद्द अमल कैसा था, या वो आपको कितने मैच्योर लग रहे थे? 22 साल की बच्ची इतना प्लान कर ले, पैसे भी ले ले और हायर भी कर ले टारगेट शूटर। इस मुल्क में टारगेट शूटर इतनी आसानी से, मतलब ये को डाउनलोड कर लेते हैं, क्या करते हैं ये? ये जो टारगेट शूटर है, ये जो उसका जो आसमा जिसका जो मर्डर है, जिसका ताल्लुक था इकराम के साथ, ये उसका दोस्त है बेसिकली। ये उस तरह उसने हायर नहीं किया, ये उसका दोस्त है, उसके जो जिसको आप कहें जिसके साथ उसका ताल्लुक था और जिसको मिलने से उसका बड़ा भाई जो मकबूल है बशारत रोकता था। मैं उनसे मिला हूँ जी, जैसे आपने कहा। और जो छोटा भाई है उसको तो उसने पूरा, वो बिल्कुल अभी कम सिन है, वो इतनी उम्र भी नहीं है उसकी, कच्चे जहन का लगता है। और उसको भी उसने फिर ब्रीफ किया, कायल किया इस बात पे कि जी ये जो बड़ा भाई है इसने मेरी इज्जत और गैरत के हवाले से उसको, उसके जज्बात को प्रवोक किया और ये सारा मामला। तो ये यानी कि सफाकी है उस वो खातून जो है वो, जो जिसने ये सारा किया, जिसको अपने भाई और ये सारे मामला, जिस तरह आपने ये कहा, एक सफाकियत की इंतहा जरूर है। उमर, इसमें मुद्दई इसके माँ बाप हैं या कोई और है? इसमें जो मुद्दई है वो हमशीरा जी। ये लड़की तो फिर बड़ी आजाद हो जाएगी एक चंद सालों में। हाँ जी, ये लड़की तो फिर मतलब बाहर आ जाएगी, इसको तो सब माफ कर देंगे। नहीं, इसमें इसीलिए हमने, मैं वही बात आपको बता रहा था कि पहले वो उन्होंने बनाने की कोशिश की अपने घर वालों की, लेकिन इसमें मैंने पुलिस को मुद्दई बनाया है ताकि ना इसके अंदर कंपाउंडेबिलिटी हो सके, सुलह हो सके, और ना ये जल्दी जो है केस जो है इंशाल्लाह ताला ये अपने मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचेगा। पुलिस को मुद्दई बनाने का मकसद यही। ठीक, अच्छा ये बताइए, एक बहसियत बाप के, नॉट एज अ पुलिस ऑफिसर, एज अ फादर, आप इस वक्त, आप मुझे तो बहसियत बाप ना उमर डर लगने लग गया इस माशरे से कि ये बच्चे इतने ताकतवर हो गए हैं। आप मशवरा क्या देंगे कि इस मुल्क में, इस माशरे में वो क्या किया जाए कि बच्चों की अखलाकी तरबियत हो सके, उलमा इकराम ठीक रास्ते पे चल सकें, उस्तादजा ठीक से हालत पे चल सकें, उस्ताद की मार को मैं बाबरकत समझूं बजाय इसके कि मैं उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दूं? मैं क्या करूं, किस चीज को तब्दील करूं? जी बिलाल भाई, आपने आपके सवाल के अंदर इन सारी चीजों के जवाब हैं जो आपने कह दिया। ये वाकई हम सब के मिल के सोचने का काम है। पुलिस तो अपना काम कर रही है। पुलिस तो डेफिनेटली जब क्राइम होता है उसको रिस्पॉन्ड करती है, तफ्तीश करती है। जान माल इज्जत आबरू का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो माशरती मामलात हैं, इनके अंदर हम सबको, तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इदारे हैं, और जैसे आपने इशारा दिया कि तालीम, तरबियत जो कि घर से शुरू होती है, फिर हम इस तरह के क्राइम्स के अंदर हम देख रहे हैं कि जो घर है वो बुनियादी जो यूनिट है उसको मजबूत करने की जरूरत है। मुआशरे के अंदर आपने मसाजिद की बात की, उलमा इकराम के रोल की बात की, जो सिविल सोसाइटी के रोल की बात की, जिस फोरम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप भी इसी हवाले से तालीम और तरबियत का काम ये कर रहे हैं, आगाही, अवेयरनेस जो है वो पैदा कर रहे हैं। ये बिल्कुल आपकी बात बजाय, इसमें सबको मिलके एज ए बाप, एज ए पुलिस ऑफिसर, एज ए हमसाया, एज ए दोस्त, माशरे के पाकिस्तानी होने की हैसियत से हम सबको मिलकर सोचना है। उमर, मेरा एक तखमीना है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कीजिएगा। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि अगर सोसाइटी के अंदर 10%, 15%, 20% क्राइम हो ना, तो पुलिस इफेक्टिव होती है। बरतानिया की ले ले, अमेरिका की ले ले, यूरोप की ले ले। जहां क्राइम 80-90% हो जाए ना, वहां पुलिस नहीं, वहां पे तो वॉर है, वो तो जहालत जंग हो गई। पुलिस कैसे काम करेगी अपना? जी देखिए, जो पुलिसिंग है ना जी, पूरी दुनिया में बिलाल भाई ये सबके मिलजुल के करने का काम है। कम्युनिटी भी इन्वॉल्व होती है। पुलिसिंग ये नेबरहुड का एक कॉन्सेप्ट भी है। अकेली पुलिस जो है, और हमारे मुआशरे में जिस तरफ आपने निशानदेही की है,
वो अकेली पुलिस के बस का काम नहीं है, पूरे माशरे के को इस हवाले से इन चीजों के खिलाफ जो है वो खड़ा होना है। कम से कम और कुछ नहीं तो इंफॉर्मेशन जो है वो कम से कम पास जो एंटी सोशल क्राइम है उसके ऊपर पुलिस को की जा सकती है। अगर हम अपने इलाकों को थानों को अपने मोहल्लों के साथ जोड़ के कोई निज़ाम बनाए, जिस तरह के काउंसलर के निज़ाम होते हैं, और पुलिस या थानेदार या थाने वाले डायरेक्टली इन्वॉल्व हो हमारी गमी और खुशी में, कोई निज़ाम ऐसा आइंदा मुस्तकबिल में हो सकता है? जी, पहले भी इस तरह के निज़ाम है, अभी भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब की हिदायत पे इवन जो जामिया मसाजिद हैं, जुमा की नमाज के बाद बशमूल मेरे, मैं खुद और मेरे तमाम अफसरान जाके न सिर्फ पुलिस तैयारियाँ करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि एक एक गली मोहल्ले तक, मसाजिद तक आउटरीच की जाए, लोगों को आउटरीच किया जाए, ताकि लोगों को इन्वॉल्व किया जाए पुलिसिंग के सारे निज़ाम के अंदर और उनके मसाइल को उनकी दहलीज पे पहुंच के हल किया जाए। लेकिन आपकी बात बजाय है कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। इसकी तरफ पुलिस बड़ी सोच और पुलिस अमल तो कर रही है इन सारे मामलात में, इससे बेहतरी भी आ रही है, लेकिन वो आप वाली बात ये कि इसमें मजीद जो है इसको सबको मिलकर करने का काम। बहुत शुक्रिया उमर, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने हजरत यकीन कीजिए, मैंने अपनी आंखों से देखा और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, और वो डीएसपी से लेकर डीआईजी लेवल तक के हैं जिन्होंने मस्जिदों में जाके बाकायदा इन मामलात पे लेक्चर्स दिए हैं। लेकिन भाई कमाल है, कसम ले लें अगर हमारे कान पे कोई जूं रिंगी हो, बिलाल भाई इधर वो यूनिफॉर्म वाला निकल के गया, उधर हमने उसकी गिबत शुरू कर दी। बिलाल भाई और गिबत पता हम क्या करते हैं माफी के साथ, 900 चूहे खा के थे उन्हें बिली चली हाजुनो, हमने नहीं सुननी उसकी बात। पहली बात तो यह है कि 900 चूहों की बात नहीं है, 9000 चूहा खा के भी अगर बिल्ली हज को चली जाए तो ये अल्लाह का बड़ा फजल और करम है उस बिल्ली के ऊपर। पहली बात। दूसरी चीज यह है, बच्चे तालीम ले रहे हैं, वालिदैन तरबियत कर रहे हैं, असातिज़ा तरबियत कर रहे हैं, मेंबरों मेहराब तरबियत कर रहा है, थाना अपना काम पूरा कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, अदलिया अपना काम कर रही है, सारे अपने अपने काम कर रहे हैं। एक काम हम नहीं कर रहे, वो हम अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के ताबे नहीं कर रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब कुछ कर रहे हैं, सारा कुछ ऐसे कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात। लेकिन हम तो अपनी ख्वाहिशात को फॉलो इस तरह कर रहे हैं जैसे ये हुक्म खुदावंद हो। और सर हमने अपनी ख्वाहिशात को अपना रब बनाया हुआ है ना। बात यह है कि ये अल्लाह के रसूल ने कहा बाजार शैतान का घर है, आप रोज रात को रोटी बाहर जाके ना खाएं खानदान के साथ तो बेगम नाराज हो जाती है। भाई इसने तो रिश्ते के ऊपर कत्ल किया ना, क्या भाई को। और सर यहाँ पे 6 मरलों के ऊपर क्या हर बंसपुरे में मां कत्ल नहीं हुई? यहाँ पे पबजी के ऊपर मां को, बहनों को, भाई को क्या कत्ल नहीं किया गया? ये सारा कुछ बिलाल भाई हो रहा है हमारे पास। आने वाला केस जो आता है वो पहले वाला जो केस है हमें उससे ज्यादा अज़ाब आता है। बाद में आने वाला वो आपके पास आऊंगा वक्फे के बाद, अभी छोटा सा वक्फा लेते हैं। लेकिन खुदा की कसम मैं वाइप्ड आउट हूं, मेरे पांव के नीचे से ना जमीन निकल जाती है कि इन मामले पे हम आर्गुमेंट कर रहे हैं। मुझे कहीं रोशनी नहीं नजर आ रही कि इस टनल के आखिर में वो रोशनी की किरण कौन सी है। मैं जानता हूं इस बात को और मानता हूं इस बात को कि ईमान होगा तो कोई हौसला होगा, लेकिन मस्जिदें तो जुमे वाले दिन आपने देखा किस तरह भरी हुई होती हैं। वक्फा लेके वापस आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फरहाना, ये जो मामला है ना आज तरबियत का, मैं बड़े अदब से और बिल्कुल सच्चे दिल से आपसे कह रहा हूँ, आज मैं अपने तालिबा को, तालिब इल्म को, मैं उसको ऊंची आवाज में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरे खिलाफ हरासमेंट का केस हो जाएगा और मुझे नहीं समझ में आएगी कि हरासमेंट हुई क्या। मैं उसको हाथ नहीं लगा सकता, छू नहीं सकता, सजा नहीं दे सकता, क्योंकि मार नहीं प्यार का जो नारा है वो हम ही ने इजाद किया और स्कूलों के बाहर लगा दिया। इसके बाद हमारे मेंबरों ने बताया हमें कि जनाब बहू का हक है कि वो घर तोड़े क्योंकि ये उसका शरई हक है, उसको अलग होना चाहिए। सारे उलमा इस पे बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन वो माँ बाप कैसे पालेगा अकेला बेटा? किसी ने इसका सोल्यूशन नहीं देना। अब जिन लोगों ने तरबियत करनी थी वो 36 साल तक तो पढ़ रहे होते हैं, 42 साल में वो जाके मां बाप बनते हैं, अनहैप्पी मैरिज होती है, फिर हम कहते हैं कि जी कमाई के चक्कर में लग गए हैं, बच्चे इग्नोर हो गए हैं। तो फिर मैं अगर ये कहूं कि भाई ना करते शादी, वो भी उनकी मजबूरी है, अगली नस्ल की तरबियत करने का टाइम कैपेसिटी नहीं है, वो भी मजबूरी है। बीच में रौनक जो फन फेयर की लगाई है वो हम जैसे उस्ताजा ने लगाई है, हैरेसमेंट का केस देके, तालीम को इंतहाई शैलो करके, बाहर से सिलेबस लाके, एलजीबीटी जैसे मौजूआत को शामिल करके और ऐसे ऐसे काम करके जिससे कि कोई नजरिया पाकिस्तान आज यूनिवर्सिटी में जाए और मैं कहता हूं
चैलेंज करके कि आज मेरे कॉलेज में यार पूछे किसी से नजरिया पाकिस्तान क्या है, किसी को नहीं पता होगा कुजा ये कि इकबाल के शाहीन पे कोई बहस कर सके। तो ये सारी आंखें फरहाना आपा हम ही ने लगाई हैं। अब वो औलाद की शक्ल में वो नफ्स नजर आ रहा है तो फिर हमें कबूल कर लेना चाहिए मेरे ख्याल में। ये जो आपने रिश्तों की बात की ना, जिसमें ख़ास तौर से ये जो बहू जो है वो बेटे को लेकर अलग हो जाती है और सास ससुर का एहतराम नहीं है, तो इस पे ना बहुओं को एक चीज़ पहले से बता देनी चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया ना कि जो तुम्हारे सास ससुर हैं वो तुम्हारे माँ बाप की तरह हैं। तो जब माँ बाप के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया तो बहू के बारे में तो ऐसी कोई बात नहीं बताई ना उन्होंने, इसलिए बताया कि वो बड़े हैं, उनका एहतराम करो और अगर उनके साथ अच्छा सलूक करोगे तो ज़ाहिर है वही सवाब मिलेगा जो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का सवाब होता है। अब ये जो बात आप कर रहे हैं इसमें मेरा ख्याल है एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि हम ये जानने की कोशिश कर लें कि ये तमाम जो फहाशी फैली हुई है इस वक्त माशरे में, इसकी वजूहात क्या हैं। अगर हम उस पॉइंट को डायग्नोज कर लेते हैं तो फिर हम उस पर अच्छे तरीके से उसका हल भी निकाल सकते हैं। देखिए मेरे नज़र में इसकी जो बुनियादी वजह है वो है सोशल मीडिया पे चलने वाली ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स जिनको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, जिसको कोई चेक नहीं कर रहा। आज भी आप सऊदी अरब में चले जाए ना तो वहां पे यूट्यूब कोई भी ऑपरेट नहीं कर सकता, वहां पे इजाजत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेकिन जब तक आप बुनियाद पे नहीं जाएंगे ना तब तक आप बड़े काम कर ही नहीं सकते। आपको सबसे पहले आप बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कि जी वो साइबर क्राइम और फलाना और ढिमाका बड़े काम हो रहे हैं ना, लेकिन ये कोई क्यों नहीं सोचता कि हमारी जो जनरेशन है वो हमारा मुस्तकबिल है और मुस्तकबिल को सही रास्ते पर डालने के लिए ज़रूरी है कि उसकी तरबियत सही अंदाज में की जाए। और तरबियत के लिए ज़रूरी है कि बच्चों से हम मोबाइल तो छीन नहीं सकते, लेकिन बड़े या जो वो लोग जो असरअंदाज होते हैं या वो जो पॉलिसीज़ बनाते हैं वो ये तो कर सकते हैं ना कि उन वेबसाइट्स को बंद कर दें और उस पर एक चेक रखें कि वो जो वेबसाइट्स जो आपके जहन को ख़राब करती हैं, आपके जज्बात को उभारती हैं, वो यहाँ पर नहीं ऑपरेट होंगी। जब वो नहीं ऑपरेट होंगी और सिर्फ वो वेबसाइट्स जिस पे बच्चे इल्मी लिहाज से अपना काम कर सकते हैं या और कोई चीज़ लर्न कर सकते हैं, सिर्फ वो ऑपरेटिव होंगी, तो तब हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छी चीज देखेंगे तो अच्छी चीज अच्छा ही काम करेंगे। और रही बात ये कि हमारे जो वालिदैन हैं या असातिज़ा इकराम जो हैं वो पूरी तरीके से अपना काम क्यों नहीं कर पा रहे, तो फिर वही बात जैसे अल्लामा साहब ने कभी फरमाया कि वालिदैन को भी तरबियत की ज़रूरत होती है। और देखिए जैसे हम इंडोनेशिया में या मलेशिया में एक मिसाल देते हैं कि शादी से पहले उन्हें एक कोर्स कराया जाता है, तो क्यों वो कोर्स जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं होता, या क्यों वो चीज़ें जो है हमारे तालीमी निसाब का हिस्सा नहीं बनती कि मैट्रिक के बाद से एक पोर्शन बनाया जाए कि जब आप वालिदैन बनेंगे तो दीन हमें इसके बारे में क्या तालीमात देता है, वो कौन सी अखलाकी तालीमात हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए ताकि हम अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर सकें। बुनियादी बात यह है कि हम ग्रामर स्कूलों में तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन हम उनकी तरबियत नहीं कर रहे। हमें सिर्फ बहुत अच्छी बात फरहाना आपने जो बात की ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि माँ बाप वाली बात जो आपने फरमाई, यकीन कीजिए कि मैं जब उलमा के सामने ये बात रखता हूँ ना, आपने तो जुर्रत करके कर दी, उलमा सारे मेरे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि या अपने हकूक, क्योंकि वो जो आप बात कह रही है ना वो पॉपुलर नहीं है। जो उलमा इकराम मिंबर से बात कह रहे हैं ना कि जो मर्जी चाहो हो जाओ तुम्हारे हकूक है, वो पॉपुलर बात है, उस पर लाइक्स बड़ी मिलती हैं। आई टोटली एग्री। आपा ने बात जो की ना वो मिसाल दी सऊदी अरब की, इजाजत दें आप ईरान भी इसमें शामिल कर लें, अगर बिल्कुल दिक्कत होगी लेकिन कर लेते हैं। क्यों दिक्कत होगी? थोड़ी सी दिक्कत के साथ इराक भी शामिल कर लें जी। कुछ और दिक्कत करके ना एक सेकुलर मुल्क चाइना भी शामिल कर लें इसके अंदर, थोड़ी सी और दिक्कत करके आप मिडिल ईस्ट के बाकी ममालिक, अगर वो ये कर सकते हैं तो ये मन्नत जो है ये हमने मानी हुई है कि हमारे बच्चे यही गंद देखेंगे, यही रात की जो है वो फ्री पैकेजेस लेंगे और फ्री इंटरनेट लेंगे और रात को सुबह 3 बजे तक सोएंगे, फिर सुबह 8 बजे कोई यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा। देखिए बिलाल भाई, आज हमारे मुआशरे में ना हक वही है, हक उसी को समझा जाता है जो मेरे अपने हक में हो। हाय 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 हाय, हक वही है जो मेरे हक में हो, अपने हक में। मिसाल के तौर पे हमारे मुआशरे में जब बहू आती है ना, वो जो कहती है ना कि मेरी रहाइश अलग करो, और उसको बताया जाता है कि तेरे खामन के अलावा किसी की खिदमत तेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। ये कौन बताता इसके जो वालिदैन हैं, ये हमारा मुआशरा ना कोई मुआशरा नहीं बता रहा। आपका मिंबर पे बैठ के उलमा इकराम जो है ना वो व्हाट्सएप कर रहे हैं सबको, और वो फिर बच्चियां हमें मसाले देती हैं, वो कहती है ये आलम बता रहे हैं आपको, आप आलिम को नहीं मानते। सर बात ये पता कि वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, मिंबर मेहराब वो भी बताता है। जो दूसरी बात है, क्या मिंबर मेहराब ये भी कहता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके लाइक्स अगर जिंदगी में उम्र में रिज़्क में बरकत चाहते हो तो सिला रहमी करो। मिंबर मेहराब ये भी बताता है कि बाप नहीं है तो चाचे के साथ सलूक करो। लाइक्स मेहराब ये भी बताता है कि मां नहीं है तो खाला फिर फॉलोअर्स नहीं बनते ना, ये बात बताने वालों के। सबसे ज्यादा हजरत मैमूना को फरमाया
कि जो तुम गुलाम आजाद करना चाहते हो मामू को दे दो, अजर स्वाब ज्यादा वो मिलेगा। हज़रत अबू तलहा ये भी कहते हैं कि बाग को मैं सदका कर रहा हूँ, रिश्तेदारों में दूंगा तो सबसे अजर स्वाब मिलेगा। सर बात यह है कि मिंबर और मेहराब ये बातें बता रहा है, लेकिन बात वही है कि लोग हक उसी को समझते हैं जो उनके अपने हक में हो। अच्छा, और एक छोटी सी बात मैं और अर्ज करता हूँ, पिछले दिनों में हमारे कश्मीर में एक मुफ्ती साहब है, उनसे किसी बंदे ने कहा, हमारा नहीं है, यानी हमारा कश्मीर है, तो हमारा सारा कश्मीर हमारा है, हमारे से मुराद हम सब हैं, हम सब का है, हम सब, इसीलिए जोर देता हूं। जी। तो उसमें मुफ्ती साहब से उसने कहा जी कि मैंने शादी की है, तो मेरी जो मिसेज ये कहती हैं कि हमने शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, और जो तेरे वालिदैन हैं वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं क्या करूं, अब मैं एक ही तो बेटा हूं वालिदैन का, अब मैं अगर वो शरीयत और उसकी जो बताई हुई शरीयत उसके मुताबिक, नहीं उसकी शरीयत नहीं, उस मिंबर की बताई हुई शरीयत है, वो जो औरत बता रही है ना। अच्छा, तो उसने कहा कि मुझसे मैं क्या करूं, उसने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम शादी एक और कर लो। तो उसने जाके घर में कहा कि ठीक है तुम भी शरीयत के मुताबिक चलो, मैं भी शरीयत के मुताबिक चलता हूं, मैं एक दूसरी बीवी लेके आता हूं क्योंकि वो मेरे जो वालिदैन हैं, शरीयत कबूल नहीं होनी ना आपको। उसने कहा कि नहीं, वारा नहीं शरीयत के बगैर। तो बात यही है कि हक वही है जो मेरे हक में हो। अल्लाह का वास्ता, हमारी जो बहुएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, वो जो एक अपना ज्वाइंट जो हमारा जो फैमिली सिस्टम जो था ना कि बड़ी जो भाभी है वो माँ बजा है, छोटी जो भाभी है वो बेटी बजा है, मामू चाचा ताए ये सब अगर मिलकर रहे ना। मौलवी साहब जो है ना, तो उन्होंने 2.5 मिलियन लिए थे एक दिन में लाइक इस बात को कहने पे। तो बात वही है सर, उसको फिर सपोर्ट किया सारी बच्चियों ने, सुनना वही चाहता है, मीडिया सुनना वही चाहता। तो मेरी गुजारिश यही है, मेरी गुजारिश यही है, ऐसा निसाब तालीम बनाया जाए जिसमें ये वाली बातें बताई जाएं सिला रहमी के मुतालिक, और ऐसे ड्रामे, ऐसी फिल्में, ऐसी गेमें हो जिसमें बच्चों की भी अखलाकी तरबियत हो, पेरेंट्स की भी हो, असातिज़ा की भी हो, पूरे के मुआशरे की तरबियत। इस माशरे में लिखने वाला आपके पास कोई अच्छा मेरी तरह का लिखने वाला, अगर हम किसी को इतनी इज्जत एहतराम देंगे, हम किसी जो अच्छे लिखने वाले थे वो अपने घरों में बैठ गए हैं सर, वो अमजद इस्लाम जैसे लोग घरों में बैठ गए। किसी कदर नहीं करेंगे तो फिर यही तबाही तो फिर इसीलिए आई है ना सर, अगर हम कदर ही नहीं करते किसी। अब ये जो बात है ना, ये बिल्कुल वजह है कि वो जो फरहान आप अभी कह रही हैं कि ये माशरे में आपको तरबियत करनी पड़ेगी और इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जिन ममालिक ने उठाई है ये जिम्मेदारी, हुजूर अक़दस उनके यहाँ फर्क नजर आया है। आप माफी के साथ एक जुमला कह लूं, जहां जहां डेमोक्रेसी नहीं है ना, वहां वहां तरबियत है दुनिया के अंदर। और बिलाल भाई, अपनी राय नहीं दे रहा, बिलाल भाई स्क्वाड गेम जो अमेरिका में चली, कत्ल हुए ना, मर्डर हुए ना, जैसे पबजी पे हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, 1 साल नहीं गुजरा उड़ा के रख दी। लेकिन आपके यहाँ उड़ाने का मकसद यह है कि आपके पैसे कम होंगे तो आप वो करना चाहते हैं, लेकिन आप खुदा के वास्ते उन मसालों को लीजिए जिन लोगों ने ये चीजें करके इसके बावजूद पैसे भी कमाए हैं, अल्लाह की रहमत और बरकत भी है, लोग नमाजें भी पढ़ने जाते हैं, मिंबर का मिसयूज भी नहीं है, लेकिन आप अपनी औलादों के हिस्से में और उनके हाथों में वो शैतान नहीं पकड़ाते कि घोड़ा घास के पास जाएगा तो भाई वो फिर घास जरूर खाएगा। ये घास के पास इस घोड़े को जाने से रोक दें। अल्लाह ताला आपको आसानियां दे और आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए।